India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले पर दायर याचिकाओं को लेकर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय ने विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जासूसी के मुद्दे को अहम बताते हुए कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो आरोप काफी गंभीर है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं से सवाल किया कि जासूसी से प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले पुलिस के पास आपराधिक शिकायत दर्ज करने का कोई और प्रयास नहीं किया गया। मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने बहुत कुछ कहा। क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में एक साथ सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट सही है तो ये आरोप काफी गंभीर हैं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने याचिकाकर्ताओं को केंद्र सरकार को याचिकाओं की प्रतियां देने को कहा और मामले की सुनवाई को अगली तारीख दी। देखिए, पेगासस सॉफ्टवेयर केवल स्नूपिंग ही नहीं करता बल्कि फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट जो हैं कंप्यूटर मोबाइल में फिक्स कर देता है। उसके आधार पर किसी भी सिटीजन ऑफ इंडिया को ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं और जेल में बंद कर सकते हैं। ये हो रहा है। भीमा कोरेगाम केस में भी यही हुआ है, हमने दिया है पिटीशन। तो अगर आप फैब्रिकेटेड एविडेंस डाल सकते हैं तो इसको रोका जाना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में केंद्र सरकार को औपचारिक नोटिस जारी नहीं किया है। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा, अगर मीडिया में रिपोर्ट सही है तो आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता कि दलीलों में कुछ नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि याचिकाकर्ताओं इससे प्रभावित नहीं हुए हैं। कुछ का दावा है कि उनके फोन हैक हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि उन्होंने आपराधिक शिकायत दर्ज कराने का प्रयास क्यों नहीं किया। याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार एन राम की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ये एक दुष्ट तकनीक है। ये राष्ट्रीय हित को भेद करने की तकनीक है। ये गोपनीयता, मानवीय गरिमा और हमारे गणराज्य पर हमला है। चीफ जस्टिस ने सभी याचिकाकर्ता से यह भी सवाल किया कि यह मुद्दा 2019 में सामने आया था, लेकिन तब कोई गंभीर चिंता क्यों नहीं जताई गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा, जिन लोगों ने रिट याचिकाएं दाखिल की हैं वे अधिक जानकार और साधन संपन्न हैं। उन्हें इस मामले में सामग्री जुटाने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। सीजीआई ने सुझाव दिया कि राज्य सरकारें भी इस तकनीक को खरीद सकती है। सीजीआई के सवाल पर कपिल सिब्बल ने जवाब दिया, हम सभी जवाब नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पहुंच नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, केवल सरकार के पास है। उन्हें यह बताना होगा कि उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। हमें सिर्फ वॉशिंगटन पोस्ट और अन्य मीडिया एजेंसियों से पता चला। निगरानी की सीमा हमें ज्ञात नहीं है। हम ये याचिका कैसे दायर करते। कपिल सिब्बल ने यह भी कहा कि अब पता चला है कि इस अदालत के रजिस्ट्रारों की भी जासूसी सूची में नाम है। उनके फोन को भी एक्सेस किया गया है। न्यायपालिका के कुछ सदस्यों के भी नाम हैं। जगदीप चोकर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम देवान ने कहा कि उन्होंने शिकायत दर्ज नहीं की है क्योंकि मामले की स्वतंत्र जांच की आवश्यकता है। आज 300 लोगों की लिस्ट सामने आई है, कल 3000 व्यक्ति हो सकते हैं। न्यायपालिका के अलावा और कौन इस पर संज्ञान लेगा, दत्तार ने कहा। वकीलों की बात सुनने के बाद कोर्ट ने सभी पक्षों को केंद्र सरकार को अपनी याचिका की प्रतियां देने को कहा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए 10 अगस्त की तारीख दी। ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में दोहराया है कि एक बार अंतिम बार देखे जाने या लास्ट सीन थ्योरी का तथ्य स्थापित हो जाने के बाद अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि वह उन परिस्थितियों में व्याख्या करने में विफल रहता है जिसमें उसने मृतक का साथ छोड़ा था। सीजीआई एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ वर्ष 1987 के एक हत्या के मामले में पैदा हुई एक आपराधिक अपील का निपटारा कर रही थी।
ट्रायल कोर्ट ने आरोपी युगल को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, धारा 35 के साथ ही आपको बता दें कि इसके तहत ही दोषी ठहराया था और बताया भी जाता है कि उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। पटना उच्च न्यायालय ने वर्ष 2010 में दोष सिद्ध की पुष्टि की थी। अपील में कोर्ट ने नोट किया कि आरोपी की सजा परिस्थिति जन्य साक्ष्य पर आधारित है, जो कि लास्ट सीन थ्योरी 2 मकसद और 3 प्रदान की गई झूठी जानकारी के बाद में आरोपी का आचरण से संबंधित है। अपील में आरोपी का मुख्य तर्क ये था कि दोष सिद्ध जो केवल लास्ट सीन थ्योरी के आधार पर है, टिकाऊ नहीं है। कोर्ट ने कहा कि लास्ट सीन थ्योरी वहां लागू होती है जहां पर आरोपी और मृतक को आखिरी बार जब एक साथ देखा गया था और जब पीड़ित को मृत पाया गया था। दोनों घटनाओं के बीच अंतराल इतना कम है कि आरोपी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का अपराधी होना असंभव हो जाता है। सतपाल बनाम हरियाणा राज्य में हाल के फैसलों का उल्लेख करते हुए अदालत ने कहा कि जब तक अंतिम बार देखे जाने के तथ्य की पुष्टि कुछ अन्य सबूतों से नहीं होती है, ये तथ्य कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के आसपास देखा गया था, अपने आप में एक कमजोर सबूत ही होगा। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने इस मामले में निसंदेह स्थापित किया है कि मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ जिंदा देखा गया था। अभियोजन पक्ष ने यह आग्रह करने के लिए जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा था तो यह अनुमान लगता था कि उक्त आरोपी ने पीड़ित की हत्या की है। राजस्थान बनाम काशी राम 2006 12 SCC 254 में दिए फैसले पर भरोसा किया गया था। तो लास्ट सीन थ्योरी पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। मृतक की अंतिम परिस्थितियों के बारे में बताना जरूरी है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अंतिम हालात की जानकारी नहीं देने पर आरोपी पर प्रतिकूल असर पड़ता है और ऐसे में दोष सिद्ध केवल लास्ट सीन थ्योरी पर है, टिकाऊ नहीं, ये वादी ने कहा। तो आपको बता दें कि अभियोजन पक्ष ने यह आग्रह करने के लिए जब मृतक को आखिरी बार आरोपी के साथ देखा गया तो ये अनुमान लगता है कि उक्त आरोपी ने पीड़ित की हत्या की है। राजस्थान राज्य बनाम काशीराम 2006 12 SCC 254 में दिए फैसले पर भरोसा किया गया था। दिल्ली दंगों से संबंधित मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। आपको बता दें कि इस दौरान लंबे वक्त तक हवालात में बंद आरोपियों पर चर्चा हुई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा है कि क्या ट्रायल खत्म होने तक सभी आरोपियों की स्वतंत्रता में कटौती की जा सकती है। सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि ट्रिपल टेस्ट जैसे जमानत देने के मानदंड अपराध और सजा की गंभीरता को देखते हुए लागू नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में जमानत आवेदनों के एक बेंच की सुनवाई करते हुए सवाल उठाया कि धारा 149 गैर कानूनी सभा के साथ धारा 302 हत्या के तहत आरोपों से जुड़े मामले में जमानत देने के लिए क्या मापदंड होने चाहिए। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने बड़ी संख्या में गिरफ्तार किए गए लोगों और विविध होने की संभावना और कुछ मामलों में कुछ की कम सजा पर विचार करते हुए पूछा कि क्या अनुच्छेद 21 के तहत सभी आरोपियों की स्वतंत्रता को मुकदमे की पूरा होने तक कम किया जा सकता है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने गुरचरण सिंह और अन्य बनाम राज्य दिल्ली प्रशासन का उल्लेख करते हुए तर्क दिया कि किसी व्यक्ति को हिरासत में रखने के मामले की प्रारंभिक जांच के दौरान ये मानने के लिए केवल उचित आधार होना चाहिए कि वो फांसी या आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध में दोषी है। इस मामले में चाहे जो भी आरोप सही ठहराए जाएं। उन्होंने तर्क दिया कि ट्रिपल टेस्ट जैसे जमानत देने के सामान्य मानदंड कानून के तहत निर्धारित अपराध और सजा की गंभीरता को देखते हुए लागू नहीं होंगे। न्यायमूर्ति प्रसाद ने गुरचरण के फैसले के संबंध में इस टिप्पणी पर प्रकाश डाला कि CRPC की धारा 439(1) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी उच्च न्यायालय को मौत या आजीवन कारावास के दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से रोकता है। ये देखते हुए कि सेमीकोलन द्वारा अलग किए गए मानदंड को एक दूसरे के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
उन्होंने जमानत देने में निम्नलिखित भाग पर अत्यधिक विचार करने पर जोर दिया। बेंच ने कहा कि जमानत देने में अति महत्वपूर्ण विचार जो हमने विज्ञापित किए और जो सीआरपीसी की धारा 434(1) और धारा 445(1) की नई संहिता के मामले में सामान्य है। परिस्थितियों की प्रकृति और गंभीरता है, इसमें अपराध किया गया है। पीड़ित और गवाहों के संदर्भ में आरोपी की स्थिति, संभावना, न्याय से भागने वाले आरोपी की अपराध को दोहराने की एक गंभीर संभावना के साथ अपने स्वयं के जीवन को खतरे में डालने की संभावना के मामले में संभावित दोष सिद्धि, गवाहों के साथ छेड़छाड़, मामले के इतिहास के साथ साथ इसकी जांच और अन्य प्रासंगिक आधार जो इतने सारे परिवर्तनशील कारकों को देखते हुए पूरी तरह से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या जमानत देते समय वीडियो साक्ष्य के अभाव में और 15 महीने से अधिक समय तक हिरासत में रहने के बावजूद क्या आरोपी व्यक्तियों को निरंतर हिरासत में रखा जाना चाहिए। एएसजी एसवी राजू ने जवाब दिया कि वीडियो अभियोजन पक्ष के मामले को साबित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि केवल चश्मदीदों के बयानों की पुष्टि करने के लिए है। कोर्ट ने नोट किया कि अगर किसी आरोपी को वीडियो में देखा और पहचाना जाता है तो ये एक प्लस पॉइंट है। हालांकि वीडियो में केवल अनुपस्थिति आरोपी को आरोपों से मुक्त नहीं करेगी। एएसजी ने कई बयानों का हवाला देते हुए कहा कि हिंसा अचानक नहीं हुई, बल्कि एक सावधानी पूर्वक नियोजित घटना थी। उन्होंने उन बयानों के कुछ हिस्सों को पढ़ा जहां विरोध से एक दिन पहले हुई एक गुप्त बैठक के संदर्भ थे, जहां पिस्तौल, पेट्रोल बम और लाठी के लिए कोड वर्ड तय किए गए थे। सामान्य मंशा स्थापित करने का तर्क देते हुए एएसजी ने कहा कि सभी गांवों के लोग आत्मरक्षा के लिए लाठी और तलवार के साथ मार्च नहीं करते हैं। आगे कहा कि उक्त बैठक कथित तौर पर हिंसा फैलाने के लिए की गई थी। अतिरिक्त लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने अदालत को वीडियो दिखाया जहां कुछ लोगों को, जिन्हें आरोपी बनाया गया है, लाठी पकड़े हुए तेज गति से लोगों को इकट्ठा होने का इशारा करते हुए और सीसीटीवी कैमरे को मोड़ते हुए देखा गया। रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि की याचिका पर सुनवाई जारी रखी है। दरअसल आपको बता दें कि दिशा रवि याचिका में किसान विरोध प्रदर्शनों से संबंधित टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस को किसी भी जांच सामग्री को मीडिया में लीक करने से रोकने की मांग की है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली पुलिस ने इस साल फरवरी में एक हलफनामा दाखिल कर आरोपों से इनकार किया था। दिल्ली पुलिस का दावा है कि प्रेस ब्रीफिंग या प्रसारण के माध्यम से आधिकारिक रूप से संप्रेषित जानकारी जो रिकॉर्ड पर मौजूद है को छोड़कर सब्जेक्ट चैट सहित केस फाइल की कोई भी जानकारी दस्तावेज प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा किसी भी मीडिया हाउस या व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया गया है। इसी आलोक में सीनियर एडवोकेट अखिल सिब्बल ने पूछा है कि रवि की ओर से लीक नहीं किया गया क्योंकि उस समय वह हिरासत में थी, तो लीक की जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि जब ये लीक हुई थी वह मेरी मुवक्किल हिरासत में थी, उनका फोन पुलिस के पास था। पुलिस का दावा है कि लीक उन्होंने नहीं किया, फिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस सामग्री को हटाना होगा। रवि के अनुसार उसकी व्हाट्सएप चैट जो निजी थी और पुलिस हिरासत में उसने जो बयान दिए थे या खुलासा किए गए थे उसे सार्वजनिक स्तर पर लीक किया गया, जो निजता और फ्री ट्रायल के अधिकार का पूर्ण रूप से उल्लंघन है। इस पृष्ठभूमि में सिब्बल ने तर्क दिया कि मैं समझता हूं कि निजता में कानूनी घुसपैठ हो सकती है, लेकिन आरोप पत्र भी दायर नहीं हुआ था कि मेरे मुवक्किल का पूरा विवरण मीडिया में था। जस्टिस रेखा पल्ली ने ये दर्ज करने के बाद कि मामले के अंदर दलील पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ता कोई और प्रत्युत्तर दाखिल नहीं करना चाहता, मामले को 27 अगस्त को बहस के लिए स्थगित कर दिया गया है। फरवरी में कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था कि मामले में जांच के संबंध में जानकारी लीक न हो। जस्टिस पल्ली ने यह भी कहा था कि वह याचिका सार्वजनिक महत्व के मुद्दे को उठाती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका में केंद्र को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में सेप्टिक टैंक और सीवर की हाथ से सफाई के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए मैनुअल स्कैवेंजर्स और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में रोजगार निषेध का कड़ाई से अनुपालन करने की मांग की गई है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आवेदन को एक पक्ष के रूप में भारत के संघ के पक्ष में रखने की अनुमति दी और केंद्र को एक जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 17 सितंबर को होगी। अधिवक्ता अमित साहनी द्वारा दायर आवेदन 2019 की जनहित याचिका में
न्यायालय के समक्ष स्थगन के लिए लंबित था। आवेदन के अनुसार 28 जुलाई 2021 को राज्यसभा के 254वें सत्र के दौरान सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले के हालिया बयान पर भरोसा किया गया था। इसमें कहा गया था कि राज्य में हाथ से मैला ढोने के वजह से 5 साल में किसी की मौत नहीं हुई है। ये बयान कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और डॉक्टर एल हनुमंतैया द्वारा पूछे गए एक अंतरांकित प्रश्न के लिखित उत्तर से संबंधित है। आवेदन में आगे कहा गया है कि केंद्र अदालत के प्रति जवाबदेह हो सकता है और हो जाता है, क्योंकि उसने हाथ से मैला उठाने के मुद्दे पर इसकी निगरानी के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्टेट चैनलिंग एजेंसी SCA की स्थापना की है। दरअसल अभी भी इसे नियंत्रित करने में वो पूरी तरह से विफल है। मैनुअल स्कैवेंजर्स और उसके पुनर्वास अधिनियम 2013 के रूप में रोजगार के निषेध के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। इससे पहले न्यायालय ने दिल्ली के NCT सरकार के तहत दिल्ली जल बोर्ड के समाज कल्याण विभाग सरकार सहित 3 प्रतिवादियों को मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया था। अगली खबर का रुख करते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दायर एक याचिका पर महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चल रही जांच के लिए आवश्यक कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए राज्य को निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने CBI के इस आरोप को भी गंभीरता से लिया। उसने अधिकारियों को राज्य पुलिस द्वारा धमकाया जा रहा है और साथ ही साथ पीठ ने कहा कि राज्य को न्यायालय के निर्देशों की कड़ाई से पालना करनी चाहिए ताकि वह राज्यों के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर न हो। उच्च न्यायालय के समक्ष आवेदन तब दायर किया गया था जब न्यायमूर्ति SS शिंदे और न्यायमूर्ति NJ जमादार के खंडपीठ ने पहले महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर एक याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें प्राथमिकी में 2 पैराग्राफों में अदालत के हस्तक्षेप की मांग की गई थी, जो देशमुख के समय के दौरान पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग से संबंधित थी। अपने वर्तमान याचिका में CBI ने कहा कि उनके अनुरोधों के जवाब में राज्य पुलिस ने मामले से जुड़े दस्तावेजों की प्रति देने से इनकार कर दिया। ये उच्च न्यायालय के आदेश का स्पष्ट उल्लंघन था। अपने इनकार पत्र में राज्य सरकार ने कहा कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी, इसीलिए वे मामले के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे थे। अदालत ने तब मुख्य लोक अभियोजक अरुणा पै को CBI अधिकारियों को धमकी दिए जाने के पहलू पर निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा, क्योंकि उन्होंने राज्य से उन सभी निर्देशों की जांच करने को भी कहा जो न्यायालय ने अपने आदेश में जारी किए थे। पॉर्न फिल्म मामले में आरोपी राज कुंद्रा और रेयान थोरपे की जमानत याचिकाओं पर 10 अगस्त को सुनवाई होगी। जमानत के लिए राज कुंद्रा ने मुंबई सेशन कोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि उनकी जमानत याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया गया। राज कुंद्रा और रेयान थोरपे दोनों ने मजिस्ट्रेट अदालत के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी। कुंद्रा ने अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा उनकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी। दरअसल कुंद्रा पर भारतीय दंड संहिता की धारा 292, 293 अश्लील सामग्री की बिक्री, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत धारा 67, 67A यौन स्पष्ट सामग्री का प्रसारण और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व निषेध के प्रावधानों के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है। कुंद्रा को सोमवार को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और एस्प्लेंडेड में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया। उन्हें 23 जुलाई 2021 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था और ऐसे में आपको बता दें कि जिसे 27 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। केरल हाईकोर्ट ने NRI के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त वैक्सीन की तीसरी खुराक के प्रशासन की मांग करने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। जिन लोगों को पहले से ही कोवैक्सीन की दोनों खुराकें मिल चुकी है, इन कोवैक्सीन को अंतर्राष्ट्रीय मात्रा में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है।
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मानस पी हामिद पेश हुए। याचिकाकर्ता एक अनिवासी भारतीय है जो सऊदी अरब में काम करता है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि वैक्सीन लगाने के बाद याचिकाकर्ता को पता चला कि कोवैक्सीन को सऊदी अरब सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए उसे भारत से सऊदी अरब में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। याचिका में आगे कहा गया है कि वास्तव में कई विशेषज्ञों ने वैक्सीनेशन के इस मॉडल की सिफारिश की है और इसे वायरस के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को बढ़ाने के लिए बूस्टर वैक्सीनेशन कहा है। याचिकाकर्ता ने यह बताने के लिए कि तीसरी खुराक एक मजबूत प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दे सकती है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक अध्ययन का हवाला दिया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि भारत अभी तक अपने NRI नागरिकों की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए एक अन्य उपाय के साथ ही सामने नहीं आया है जो पहले से ही कोवैक्सीन ले चुके हैं। प्रतिवादियों की ओर से इस निष्क्रियता को अनुचित और उसके लिए गंभीर परिणाम के लिए उत्तरदायी होने का आरोप लगाया गया है। इसलिए याचिकाकर्ता ने आग्रह किया है कि कोविड-19 वैक्सीनेशन की मिश्रित खुराक का पता लगाने का समय है। इसके अलावा ये प्रार्थना की गई है कि उत्तरदाताओं को WHO और अन्य देशों द्वारा कोवैक्सीन को मान्यता देने के बारे में जनता को सूचित करने के लिए एक निर्देश जारी किया जा सकता है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.